आज़ाद कश्मीर के मशहूर गांव थरोची के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल महमूद खान साहब उन लोगों में से हैं जो खामोशी के साथ कौम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। 65 और 70 के पेटे में हैं, दोहरा बदन, सर और दाढ़ी के बाल चांदी के तार, पेशानी कुशादा और रोशन, आंखों में बला की चमक। उनकी बुजुर्गी और अजमत का मुंह बोलता सब, उनकी अजमत किरदार की बाबित थरोची और पंजन की वसी अरीज वादियों में आबाद अवाम से पूछिए। मुझे उनकी ज़ात से अकीदत उस वक्त पैदा हुई थी जब 1946 और 47 के पुरअशोक ज़माने में कुफ्र इस्लाम की कुव्वतें बाहम मुतसादिम थीं। ये हरीफाना कशमकश इंडियन आर्मी में भी फैल चुकी थी। हिंदू ऑफिसर और सरदार कांग्रेस के तर्जमान बनकर मुसलमान फौजियों के जहनों को अखंड भारत के लिए तैयार कर रहे थे। ऐसे नामुसाइद हालात में कर्नल महमूद खान ने, जो उस वक्त फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक बटालियन में ऑनरेरी कप्तान थे, गैर मामूली जुर्रत से काम लेकर मुस्लिम लीग के मुतालबे पाकिस्तान से मुसलमान फौजियों को लज़्ज़त शनास किया और उस वजह से वो मुतासिब हिंदू अफसरों की नज़र में खार बनकर खटकने लगे। वस्त 1946 में महमूद खान साहब फौज से रिटायर्ड होकर अपने गांव पहुंचे। तकसीम बरसगीर के बाद जब रियासत के मुसलमान अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए मुंज़िम होने लगे तो गासिब डोगरा हुक्मरान ने एहतियाती तदाबीर ज्यादा सख्त कर दी। इन्हीं दिनों महाराजा हरी सिंह ने रियासत का तूफानी दौरा किया और खास मकामात पर फौजी छावनियां कायम कर दी। जब डोगर हुक्मरान कोटली में वारद हुआ तो मकामी हिंदुओं ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया। वो कोटली में एक रोज ठहरा। उसी रोज कर्नल महमूद खान भी कोटली पहुंच गए। फौजी वफ्द को लेकर महाराजा से जा मिले और महाराजा को मुसलमान कोटली पर डोगरा फौज, पुलिस और हसूल हुकाम के मजालिम सुनाते हुए अल-हक के बारे में मुसलमानों की ख्वाहिश भी बयान कर दी। ये एक ऐसी जसारत थी जिसे महाराजा बर्दाश्त न कर सका। वो बिखरा और फिर गुस्से से पेचोताप खाते हुए उसने मुलाकात खत्म कर दी। उसके चंद रोज बाद जामिया मस्जिद कोटली में मुसलमानों का जलसा आम हुआ और रियासत के अल-हक के बारे में चंद अकाबरीन ने इजहार ख्याल किया, मगर वाज़ेह तौर पर कोई भी अल-हक पाकिस्तान पर जोर न दे सका। इस मौके पर कर्नल साहब स्टेज पर आए और वाशगाफ अल्फाज में मुतालबा किया। महाराजा को चाहिए कि रियासत की अक्सरियत के मुतालबे का एहतराम करते हुए पाकिस्तान से अल-हक का ऐलान करे। अगर वो उसके बरअक्स कोई और फैसला करेगा तो मुसलमान कोटली मुसल्लह जदोजहद करेंगे। इंतजामिया जलसा खत्म होते ही कर्नल साहब को गिरफ्तार कर लेना चाहती थी, मगर वो बाहर निकल जाने में कामयाब हो गए। अब उनके लिए खामोश तमाशाई बने रहना नामुमकिन हो गया। हालात का संजीदगी से जायजा लेना शुरू किया। उस वक्त डोगरा हुकूमत के फौजी इस्तेकामात ये थे। एक डोगरा बटालियन कोटली में मुकय्यम थी और उसके चंद दस्ते सरहद रियासत पर मौजूद थे। दूसरी बटालियन मीरपुर में मुकय्यम थी। तीसरी बटालियन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर जंगड़ तरसाल में मौजूद था। कोटली में 10,000 से शायद संगी गुंडे मौजूद थे जिनको मुसल्लह किया गया था। ऐसे हालात में किसी किस्म की मुसल्लह जदोजहद बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती थी। इन्हीं दिनों जंगड़ में मुकय्यम 2nd कश्मीर इन्फेंट्री बटालियन किला थरोची की हिफाजत के लिए भेजी गई। कर्नल साहब ने इस डोगरा बटालियन के मुसलमान कमांडिंग अफसर को किला के आसपास मुसल्लह मुजाहिदीन की मौजूदगी से खाइफ करके मशवरा दिया कि खैरियत उसी में है कि किला खाली करके वापस जंगड़ तरसाल चले जाएं। चुनांचे उसका खातिर खा असर हुआ और बटालियन किला खाली करके चली गई। कर्नल साहब ने किला खाली पाकर पाकिस्तान का हलाली परचम लहरा दिया और उसकी हिफाजत के लिए अपने कुंबे के चंद नौजवानों को जाती असला देकर किले में बिठा दिया। साथ ही मुजाहिदीन से कमक तलब की। उधर जब 2nd कश्मीर जंगड़ कैंप में पहुंची तो उस पर ब्रिगेडियर अताब नाजिल हुआ। बटालियन को दोबारा किला थरोची पर काबिज होने के लिए अकाम दिए गए। उससे पहले के किले पर मुजाहिदीन को कोई कमक पहुंचती 2nd कश्मीर बटालियन वापस आ गई और किले पर कब्जा कर दिया। इस दफा बटालियन की कमान कर्नल हमीद की जगह कैप्टन रहमतुल्लाह खान के सपुर्द थी। रहमतुल्लाह खान एक दर्दमंद मुसलमान थे। उन्होंने अज खुद कर्नल महमूद खान से रब्ता कायम किया और दोनों के दरमियान एक खुफिया मुआहदा तय पाया।
प्रोग्राम के मुताबिक इस बटालियन को दूसरी बार किला खाली करके झंगड़ कैंप की तरफ रवाना किया गया और जब रास्ते में मौजा जोना के रेस्ट हाउस के इलाके में मुजाहिदीन ने हरावल दस्ते पर फायर किया तो बटालियन ने समट कर डबरिया के हाई ग्राउंड पर पोजीशन संभाल ली। 2 गैर मुस्लिम कंपनियां फ्रंट पर मुतय्यन हुई और अकब में 2 मुसलमान कंपनियां। रात को मुजाहिदीन ने जोरदार हमला किया। बुज़दिल डोगरे और गोरखे बुखला गए, ज्यादा देर मजामत न कर सके। बेशतर मारे गए जो मौत के खौफ से भागे और मुसाहिरीन की गोलियों का शिकार हो गए। यूं इस मार्के में मुजाहिदीन को वाज़े फतह हुई। लातादाद असला और गोला बारूद गनीमत में हाथ आया। वस्त माह अक्टूबर में कर्नल महमूद खान ने इन गैर मुंजिम जत्थों को सिपाही इलाका सोना के मकाम पर जमा किया और कोटली बटालियन की तश्कील करके बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर दी और जब बटालियन बकदरे जरूरत असले से लेस हो गई तो उसे महाज झंगड़ पर ले आए। 24 दिसंबर 1947 को सतन ब्रिगेड ने टाई पहाड़ी पर, रियासत तीर के लश्कर ने मुतलाशी पहाड़ी पर और कोटली बटालियन ने वादी में से होकर झंगड़ पर हमला किया। एक मुख्तसर मगर खूनरेज जंग के बाद मुजाहिदीन ने भारतीय कैंप पर कब्जा कर लिया। दुश्मन बेशुमार लाशें, कीमती सामान, जंग और लातादाद फौजी गाड़ियां छोड़कर ऐसा भागा कि नौशहरा कैंप में जाकर दम लिया। मुजाहिदीन ने ताकुब करके दुश्मन को महफूज कर दिया। उसके बाद हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि मुजाहिदीन ने देवीगढ़ की पहाड़ी पर पोजीशनें संभाल ली। दुश्मन की कमक हर रोज पहुंचती रही। असला और तादाद की बर्तरी और हवाई छतरी के बल पर दुश्मन ने हर रोज ताजा दम नफरी मैदान में चौंकी, मगर मुजाहिदीन की सरफरोशाना यलगार के सामने दुश्मन की कुछ पेश न गई। एक रोज उनके किरदार की एक ऐसी झलक देखी जिसे मैं कभी फरामोश न कर सकूंगा। वस्त माह अक्टूबर 1948 में कर्नल साहब का मंझला लड़का अजमतुल्लाह खान सख्त बीमारी की हालत में घर से हेडक्वार्टर में लाया गया। कर्नल साहब महाज की जिम्मेदारियों की वजह से बहुत अदीमुल फुर्सत थे, इसलिए बीमार बेटे की इयादत या इलाज का उन्हें कुछ कम मौका मिला। अक्टूबर 1947 के आखिरी हफ्ते की एक तूफानी रात को जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, रात की कड़क और बिजली की चमक से दिल दहल रहे थे, मरहूम अजमतुल्लाह की हालत खराब होने लगी। कर्नल साहब, मैं और चंद दूसरे मुजाहिदीन चारपाई के पास बसते हसरत वयास खड़े थे। मरीज पर सकरात का आलिम था। कर्नल साहब के चेहरे पर करब की हल्की सी झलक साफ पढ़ी जा सकती थी। इसी असना में दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और फिर दरवाजे में सूबेदार फैज तलब खान जख्मी हालत में नमूदार हुए। कहने लगे, कर्नल साहब, अजमतुल्लाह की चारपाई और हेडक्वार्टर फौरन कहीं पीछे महफूज जगह पर मुंतकिल कर दो। दुश्मन ने कैरी की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है और मेरी नफरी मुंतशिर हो गई है। इस नाखुशगवार सूरत हाल से हम सब थोड़ी देर के लिए फिक्रमंद हुए। इतनी तेज बारिश और इतनी तारीक रात में हेडक्वार्टर का इनखला कैसे अमल में लाया जा सकेगा। मैंने कर्नल साहब की तरफ देखा, वो पुरसकून थे। किसी खौफ या दहशत के आसार उनके चेहरे पर ना पाए। जल्द ही उन्होंने मुख्तसर अहकाम जारी किए। हेडक्वार्टर के तमाम जवान फौरन जमा करो, हम केरी पर फौरी जवाबी हमला करेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ मुंतकिल किया जाए, मैंने पूछा। कहीं नहीं, कर्नल साहब ने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। मैंने बाहर निकलकर हेडक्वार्टर के जवानों को जमा करना शुरू किया। जब सब लोग तैयार हो गए तो मैंने कर्नल साहब को रिपोर्ट दे दी, जनाब, हम तैयार हैं। कर्नल साहब जां बेलब अजमतुल्लाह की तरफ झुके, मरहूम के सर पर दस्ते शफकत फेरा और फिर तनकर खड़े हो गए। चारपाई से अपनी स्टेन गन उठाई और दरवाजे से बाहर निकल गए। हाजिर नफरी को हमरा लिया। तेज बारिश और इंतहाई तारीक रात में तुगयानी में आए हुए नाले को अबूर करके दुश्मन पर बलाए नागेहानी की तरह टूट पड़े। दुश्मन इस गैर मुतवक्के हमले के लिए बिल्कुल तैयार न था। वो लातादाद लाशें छोड़कर केरी से पसपा हुआ और केरी पर दोबारा हमारा कब्जा हो गया। रात के बकिया हिस्से में हम केरी पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में मसरूफ रहे। सुबह हुई तो कर्नल साहब ने मोर्चों का मुआयना किया और हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़े। करीब पहुंचे तो अजमतुल्लाह के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनी। हम धड़कते दिल से कमरे में दाखिल हुए। अजमत की लाश के गिर्द अशकबार लोगों को हजूम देखा। हम सब उस बेबसी की मौत पर रोए।
मगर कर्नल साहब खामोशी से लाश को तकते रहे। ना कोई आह ना आंसू। हम सब ने कर्नल साहब को मजबूर किया कि वो मैयत के साथ घर चले जाएं और तदफीन के बाद आ जाएं। मगर उन्होंने इस तजवीज को रद्द करते हुए कहा, अजमत तो मर गया, एक लाश की तदफीन के लिए चंद रोज महज से गैर हाजिर रहना हमारे लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसे घर भिजवा दो। मैंने जल्द जल्द लाश को घर भिजवाने का इंतजाम किया। मैयत की रवानगी के बाद कर्नल साहब महाज की जिम्मेदारियों में हस्बे मामूल मसरूफ हो गए। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।